नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स फॉर बिजनेस डिसीजंस, स्पेसिफिकली लिनियर प्रोग्रामिंग। सिंप्लेक्स मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं। लिनियर प्रोग्रामिंग एक मैथमेटिकल मेथड है जो बिजनेस और इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प करता है। मतलब आप अपने बिजनेस डिसीजंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना हो या कॉस्ट मिनिमाइज करना हो। सब कुछ लिनियर प्रोग्रामिंग से पॉसिबल है। आज हम जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है सिंप्लेक्स मेथड। ये एक आइटरेटिव एल्गोरिदम है जो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स एलपीपीज सॉल्व करने के लिए यूज होता है। इसका गोल होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना, सब्जेक्ट टू सम लिनियर कॉन्स्ट्रेंट्स। जब भी आपको लिनियर प्रोग्रामिंग का यूज करना हो, कुछ बेसिक कंडीशंस है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। 1. मिनिमम टू डिसीजन वेरिएबल्स होना चाहिए। 2. आपको डिसीजन वेरिएबल्स को सॉल्यूशन वेरिएबल्स के लिए यूज करना होगा और कुछ वेरिएबल्स को रिस्ट्रिक्टेड करना होगा। 3. जो इक्वेशंस है उनके राइट हैंड साइड RHS पे जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। प्रोसेस। अब सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसेस समझते हैं। 1. सबसे पहले आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है, मतलब आपको क्या मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। 2. उसके बाद आपको कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन करने होते हैं जो आपके प्रॉब्लम के लिमिटेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। 3. फिर आपको नॉन नेगेटिविटी कंडीशन भी अप्लाई करनी पड़ती है, मतलब वेरिएबल्स 0 या पॉजिटिव होने चाहिए। 4. अगर कोई इनइक्वालिटी हो तो उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है बाय इंट्रोड्यूसिंग स्लैक वेरिएबल्स। ये स्लैक वेरिएबल्स बेसिकली डम्मी वेरिएबल्स होते हैं जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। 5. उसके बाद आपको अपना बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना होता है। 6. और फाइनली सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसेस अडॉप्ट करके आप ऑप्टिमम फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। We are given the linear programming problem LPP. Maximize z 100x plus 60y plus 40z. Subject to constraints x plus y plus z less than or equal to 100. Thus x plus 4y plus 5z less than or equal to 600. 2x plus 2y plus 6z less than or equal to 300 and x, y, z greater than or equal to 0. Step 2, कन्वर्टिंग इनइक्वालिटीज टू इक्वेशंस। पहली कंडीशन के लिए S1 एक्स्ट्रा कैपेसिटी ऐड किया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस S1 100। दूसरी कंडीशन के लिए S2 एक्स्ट्रा लिमिट ऐड किया, 10x प्लस 4y प्लस 5z प्लस S2 600। तीसरी कंडीशन के लिए S3 एक्स्ट्रा लिमिट ऐड किया, 2x प्लस 2y प्लस 6z प्लस S3 300। स्टेप 3, फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट द इनिशियल सिंप्लेक्स टैब्लो। 160 40 0 0 0 क्वांटिटी CJ प्रोडक्ट मिक्स क्वांटिटी x y z S1 S2 S3 0 S1 1 1 1 1 0 0 100 0 S2 10 4 5 0 1 0 600 0 S3 2 2 6 0 0 1 300। स्टेप 3.1, कंप्यूट ZJ एंड CJ ZJ। We calculate ZJ values by summing up CJ column values. Since all basis variables are slack variables, S1, S2, S3, their CJ 0. Thus, initially, ZJ 0 for all columns, and hence CJ minus ZJ values remain the same. ZJ 0 0 0 0 0 0। CJ ZJ 160 40 0 0 0।
सबसे ज्यादा पॉजिटिव सीजे जेड वैल्यू का कॉलम की कॉलम होता है। यहां x का सीजे जेड 100 है तो ये की कॉलम बनेगा। x का वैल्यू सबसे बड़ा है तो x होगा की कॉलम। की रो सिलेक्शन यूजिंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला क्वांटिटी की कॉलम कोएफिशिएंट। जो मिनिमम पॉजिटिव रेशियो होगा वही की रो बनेगी। सेकेंड रो का रेशियो सबसे छोटा है तो की रो होगा सेकेंड रो S2। की एलिमेंट। की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वही की एलिमेंट होगा। यहां की एलिमेंट 10 है। की कॉलम Y है, की रो S2 है और की एलिमेंट 10 है। रो S2 रिप्लेस हो जाएगा X से और S2 के CJ शून्य की जगह 100 आ जाएगा एंड होल रो 2 ND डिवाइड हो जाएगी की एलिमेंट 10 से फॉर सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल फ्रॉम क्वांटिटी लाइक 600 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स 60, 10/10 इक्वल्स 1 एंड सो ऑन। स्टेप 4 नया सिंप्लेक्स टेबल बनाना फर्स्ट इटरेशन। अब हम नए टेबल का कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग A, B, C, D फॉर्मूला। अ फॉर्मूला न्यू पाइवोट रो कैलकुलेशन। न्यू S2 रो ओल्ड S2 रो की एलिमेंट 10। न्यू S2 रो क्वांटिटी बैन जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 10 जो है 60। x का कोएफिशिएंट बनेगा 1, y बनेगा 0.1, z बनेगा 0.5, S1 बनेगा 0, S2 बनेगा 1 डिवाइडेड बाय 10, S3 बनेगा 0। दी फॉर्मूला अपडेट अदर रोज। न्यू S1 रो ओल्ड S1 रो ओल्ड y कोएफिशिएंट न्यू S2 रो। न्यू S3 रो ओल्ड S3 रो ओल्ड y कोएफिशिएंट न्यू S2 रो। न्यू S1 रो क्वांटिटी बनेगा 100 माइनस 160 यानी कि 40। x का कोएफिशिएंट बनेगा 0, y बनेगा 1 माइनस 4 बाई 10 इक्वल्स 6 बाई 10, z बनेगा 1 माइनस 5 बाई 10 इक्वल्स 5 बाई 10, S1 बनेगा 1, S2 बनेगा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10, S3 बनेगा 0। न्यू S3 रो क्वांटिटी बनेगा 300 माइनस 260 यानी कि 180। x का कोएफिशिएंट बनेगा 2 माइनस 210, y बनेगा 12 बाई 10, z बनेगा 5, S1 बनेगा 0, S2 बनेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 10, S3 बनेगा 1। अब नए CJ ZJ वैल्यूज चेक करेंगे। अगर कोई भी पॉजिटिव है तो एक और इटरेशन चाहिए। अब हम नए CJ ZJ वैल्यूज चेक करेंगे। ZJ कैलकुलेशन। ZJ कैलकुलेट करने के लिए हर रो के बेसिस वेरिएबल के CJ वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम लेंगे। अब CJ ZJ का कैलकुलेशन करते हैं। x का CJ ZJ वैल्यू 100 माइनस 100 इक्वल्स 0। y का CJ ZJ वैल्यू 60 माइनस 40 इक्वल्स 20। z का CJ ZJ वैल्यू 40 माइनस 50 इक्वल्स माइनस 10। S1 का CJ ZJ वैल्यू 0 माइनस 0 इक्वल्स 0। S2 का CJ ZJ वैल्यू 0 माइनस 10 इक्वल्स माइनस 10। S3 का CJ ZJ वैल्यू 0 माइनस 0 इक्वल्स 0। सो हियर y का वैल्यू सबसे बड़ा है तो y होगा की कॉलम। की रो सिलेक्शन यूजिंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला क्वांटिटी की कॉलम कोएफिशिएंट। जो मिनिमम पॉजिटिव रेशियो होगा वही की रो बनेगी। IST रो का रेशियो सबसे छोटा है तो की रो होगा IST रो S1 दैट इज 66.66। की एलिमेंट। की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे जो वैल्यू है वही की एलिमेंट होगा। यहां की एलिमेंट 6 बाई 10 है। की कॉलम Y है, की रो S1 है और की एलिमेंट 6 बाई 10 है। रो S1 रिप्लेस हो जाएगा Y से और S1 के CJ शून्य की जगह 60 आ जाएगा
एंड होल रो फर्स्ट डिवाइड हो जाएगी कि एलिमेंट 6/10 से फॉर थर्ड सिंप्लेक्स टेबल फ्रॉम क्वांटिटी लाइक 40 डिवाइडेड बाय 6/10, 0/6/10, 6/10 डिवाइडेड बाय 6/10 एंड सो ऑन। स्टेप 5, नया सिंप्लेक्स टेबल बनाना, थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। अब हम नए टेबल का कैलकुलेशन करेंगे यूजिंग A, B, C, D फॉर्मूला। A formula, new pivot row calculation. New S1 row old S1 row की element 6/10. B formula, update other rows. New S1 row old S1 row old Y coefficient new S2 row. New S3 row old S3 row old Y coefficient new S2 row. New S2 row refer working note 3. क्वांटिटी बनेगा 60-4/10 इंटू 400/6 यानी कि 100/3, x का कोएफिशिएंट बनेगा 1, y बनेगा 0, z इक्वल्स 10/60, s1 बनेगा -4/6, s2 बनेगा 10/60, s3 बनेगा 0। न्यू s3 रो रेफर वर्किंग नोट 4। क्वांटिटी बनेगा 180-12/10 इंटू 400/6 यानी कि 100, x का कोएफिशिएंट बनेगा 0, y बनेगा 0, z इक्वल्स 4, s1 बनेगा -2, s2 बनेगा 0, s3 बनेगा 1। अब नए cj zj वैल्यूज चेक करेंगे। अगर कोई भी पॉजिटिव है तो एक और इटरेशन चाहिए। अब हम नए cj zj वैल्यूज चेक करेंगे। ZJ कैलकुलेशन। ZJ कैलकुलेट करने के लिए हर रो के बेसिस वेरिएबल के CJ वैल्यू को उसके रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सम लेंगे। ZJ की वैल्यूज है 7333.33, 160, 400/6, 200/6, 40/6, 0। अब CJ ZJ का कैलकुलेशन करते हैं। x का CJ ZJ वैल्यू 100-100 इक्वल्स 0। y का CJ ZJ वैल्यू 60-60 इक्वल्स 0। z का CJ ZJ वैल्यू 40-400/6 इक्वल्स -160/6। S1 का CJ ZJ वैल्यू 0-200/6 इक्वल्स -200/6। S2 का CJ ZJ वैल्यू 0-40/6 इक्वल्स -40/6। S3 का CJ ZJ वैल्यू 0-0 equals 0. So here all CJ ZJ values are less than or equal to 0 for max Z. So answer is optimal that is सारे CJ ZJ values 0 या नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है और मैक्सिमम Z मिल गया है। फाइनल क्वांटिटीज x equals 100 divided by 3, y equals 400 divided by 6, S3 equals 100 that is Z equals 0. ZJ calculation for final table. Maximum ZJ profit 7,333 and 1/3. Insertion of slack, surplus, and artificial variables in the simplex method. Slack variable. स्लैक वेरिएबल का यूज टैब होता है जब किसी कॉन्स्ट्रेंट में लेस देन यानी कि छोटा है साइन होता है। जैसे अगर एक इक्वेशन है 3x + 2y लेस देन 6, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एक स्लैक वेरिएबल s ऐड करेंगे। तो नया इक्वेशन बनेगा 3x + 2y + s = 6। ये स्लैक वेरिएबल एक नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए उसे होती है। सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल का यूज टैब होता है जब कॉन्स्ट्रेंट ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है साइन होता है। जैसे अगर एक इक्वेशन है 4x + y > 8, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम एक सरप्लस वेरिएबल s सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नया इक्वेशन बनेगा 4x + y - s = 8।
सरप्लस वेरिएबल का काम एक्स्ट्रा वैल्यू को एडजस्ट करना होता है, जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है। आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज टैब होता है जब सिस्टम फीजिबल सोल्यूशन नहीं दे रहा होता या फिर जब इक्वेशन में ऑलरेडी साइन होता है। अगर एक इक्वेशन है 4x प्लस वाई इक्वल्स 8 और सरप्लस वेरिएबल यूज हो चुका है, तब हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल a ऐड करेंगे। तो नया इक्वेशन बनेगा 4x प्लस वाई प्लस a इक्वल्स 8। आर्टिफिशियल वेरिएबल बिग एम मेथड या टू फेस मेथड में उसे होती है जो फीजिबल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जरूरी होता है। अब हम सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 प्रॉब्लम डेफिनेशन। हमें मिनिमाइज करना है z जो इक्वल है x1 माइनस 3 टाइम्स x2 प्लस 2 टाइम्स x3 गिवन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ। 3 टाइम्स x1 माइनस x2 प्लस 2 टाइम्स x3 इज लेस देन और इक्वल टू 7। Minus 2 times x1 plus 4 times x2 is less than or equal to 12. Minus 4 times x1 plus 3 times x2 plus 8 times x3 is less than or equal to 10. And x1, x2, x3 greater than or equal to 0. अब हम inequalities को equations में convert करेंगे by inserting slack variables. S1 for first constraint, S2 for second, and S3 for third constraint. Step 2 Initial Simplex Table Setup. अब हम first Simplex Table बनाएंगे। Basis Variables है S1, S2 और S3। Table के columns है x1, x2, x3, S1, S2, S3 और Quantity। First row के values है 3, -1, 2, 1, 0, 0 और 7। सेकेंड रो के वैल्यूज है -2, 4, 0, 0, 1, 0 और 12। थर्ड रो के वैल्यूज है -4, 3, 8, 0, 0, 1 और 10। इनिशियल ZJ वैल्यूज सभी 0 है। CJ माइनस ZJ की वैल्यूज है 1, -3, 2, 0, 0, 0। स्टेप 3 की कॉलम सिलेक्शन। सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू CJ माइनस ZJ में है जो है -3। 2 की कॉलम होगा x2। स्टेप 4 की रो सिलेक्शन यूजिंग रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला है क्वांटिटी डिवाइडेड बाय की कॉलम कोएफिशिएंट। 7 divided by -1 is not valid. 12 divided by 4 equals 3. 10 divided by 3 is 3.33. Smallest positive ratio है 3, 2 की रो बनेगी S2. Step 5 Update Simplex Table for first iteration. की एलिमेंट होगा 4 जो की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन पे हैं। अब की रो को डिवाइड करेंगे की एलिमेंट से और बाकी रोज को अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे। स्टेप 6 सेकेंड इटरेशन सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे बाय यूजिंग A, B, C, D फॉर्मूला एज प्रीवियस वन। अब नए CJ माइनस ZJ वैल्यूज चेक करेंगे। सबसे बड़ा नेगेटिव वैल्यू x1 का है तो ये होगा की कॉलम। अप्लाई रेशियो टेस्ट अगेन। की रो बनेगी S1। स्टेप 7 अपडेट सिंप्लेक्स टेबल फॉर सेकेंड इटरेशन। की एलिमेंट होगा 5/2। अब नए वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। अगेन रिपीट द सेम प्रीवियस स्टेप्स टू गेट नेक्स्ट थर्ड सिंप्लेक्स टेबल। फाइनल इटरेशन एंड ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब नए CJ माइनस ZJ वैल्यूज चेक करेंगे। अब सारे CJ माइनस ZJ वैल्यूज 0 या पॉजिटिव है, इसका मतलब सोल्यूशन ऑप्टिमल है। फाइनल आंसर है x1 equals 4, x2 equals 5, x3 equals 0, मिनिमम z equals -11। ये रहा फाइनल सोल्यूशन यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड।
अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स टेक्निक के बारे में, जो कि सिंप्लेक्स मेथड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। जब हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी सॉल्व करते हैं तो दो मेन मेथड्स यूज किए जा सकते हैं और अनमेन से एक है बिगेन मेथड, जिसे प्राइमल पेनल्टी मेथड भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल वेरिएबल्स के दो टाइप्स। वन की कैप सरप्लस वेरिएबल्स। जब एक कॉन्स्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है तो सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया जाता है। टू की कैप आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। ये एक्स्ट्रा वेरिएबल्स टैब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जब फीजिबल सोल्यूशन डायरेक्टली नहीं मिलता। बिगेन मेथड के स्टेप्स। बिगेन मेथड का मेन एम होता है आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को बेसिस से रिमूव करना। ये वेरिएबल्स सिर्फ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होते हैं, इनका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होता। तो फिर इन्हें रिमूव कैसे करें? सिंपल। हम एक पेनल्टी वैल्यू यानी m असाइन करते हैं। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हर आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक बड़ी नेगेटिव वैल्यू m असाइन की जाती है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हर आर्टिफिशियल वेरिएबल को एक बड़ी पॉजिटिव वैल्यू प्लस m असाइन की जाती है। यहाँ m एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है जो इंश्योर करता है कि आर्टिफिशियल वेरिएबल्स बेसिस में ना रहे। इस तरह से सिंप्लेक्स मेथड स्मूथली ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक पहुंचता है। टू फेस मेथड भी एक अल्टरनेटिव अप्रोच है जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को सिस्टमैटिकली रिमूव करके फीजिबल सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग बिगेन मेथड। हमें मैक्सिमाइज करना है z इक्वल टू 2 टाइम्स x1 प्लस 4 टाइम्स x2। सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स। 2 टाइम्स x1 प्लस x2 इज लेस देन और इक्वल टू 18। 3 times x1 plus 2 times x2 is greater than or equal to 30. x1 plus 2 times x2 is equal to 26. x1 and x2 are greater than or equal to 0. क्योंकि एक कॉन्स्ट्रेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्मेट में है तो हम आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे। आइए अब ऑगमेंटेड इक्वेशन लिखते हैं। Maximize z equal to 2 times x1 plus 4 times x2 plus 0 times s1 plus 0 times s2 minus m times a1 minus m times a2। यहाँ m एक बड़ा पेनल्टी वैल्यू है जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स को हटाने के लिए उसे होता है। स्टेप 1, पहला सिंप्लेक्स टेबल बनाएं। बेसिस c x1 x2 s1 s2 a1 a2 b। A1 M3 to 0 1 1 0 30। A2 M1 to 0 0 0 1 26। S1 0 to 1 1 0 0 0 18। Cj minus Zj calculation। 2 plus 2m 4 plus 4m 0 minus m 0 0। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू 4 plus 4m है तो x2 एंटर करेगा। स्टेप 2, सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल बनाएं। पाइवोट रो सिलेक्ट करने के बाद x2 एंटर करेगा और a2 एग्जिट करेगा। बेसिस c x1 x2 s1 s2 a1 a2 b। A1 m3 to 0 1 1 0 30। x2 4 1 by 2 1 0 0 0 1 by 2 13। s1 0 to 1 1 0 0 0 18। Cj minus Zj calculation। 2m 0 0 minus m 0 0। सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू 2m है तो x1 एंटर करेगा। स्टेप 3, थर्ड फाइनल सिंप्लेक्स टेबल। बेसिस c x1 x2 s1 s2 a1 a2 b। x1 to 1 0 0 0 0 0 2। x2 4 0 1 0 0 0 0 12। s1 0 0 0 1 0 0 0 2। Final calculation of Cj minus Zj।
0 0 0 0 0 0। अब सभी Cj माइनस Zj वैल्यूज 0 या नेगेटिव है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। फाइनल आंसर x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स 12, s1 इक्वल्स 2, बाकी सब 0। ऑप्टिमल Z वैल्यू कैलकुलेशन Z equal to 2 times 2 plus 4 times 12. Z equals 4 plus 48. Final Z equals 52. तो ऑप्टिमल Z equals 52 होगा। अब हम टू फेस सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके एक लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP सॉल्व करेंगे। जब कॉन्स्ट्रेंट्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फॉर्मेट में होते हैं तब आर्टिफिशियल वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। फेज 1 में हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स रिमूव करेंगे और फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। फेज 2 में ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन को ऑप्टिमाइज करेंगे। आइए अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। गिवन प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। Minimize Z equal to 10 times x1 plus 6 times x2 plus 2 times x3. Subject to the following constraints. First constraint, minus x1 plus x2 plus x3 is greater than or equal to 1. Second constraint, 3 times x1 plus x2 minus x3 is greater than or equal to 2. Non-negativity condition. x1, x2, and x3 are greater than or equal to 0. Since constraints में greater than or equal to sign है, इसलिए हम slack और artificial variables ऐड करेंगे। Phase 1, first simplex table setup। Artificial variables introduce करने के बाद equations बनेंगी। First equation minus x1 plus x2 plus x3 minus s1 plus a1 is equal to 1. Second equation 3 times x1 plus x2 minus x3 minus s2 plus a2 is equal to 2. अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। बेसिक वेरिएबल्स पहले रो में a1 और a2 है। फर्स्ट रो वैल्यूज a1 के साथ माइनस 1 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 प्लस 1 टाइम्स x3 माइनस 1 टाइम्स s1 प्लस 0 टाइम्स s2 प्लस 1 टाइम्स a1 प्लस 0 टाइम्स a2 इज इक्वल टू 1। सेकेंड रो वैल्यूज a2 के साथ 3 टाइम्स x1 प्लस 1 टाइम्स x2 माइनस 1 टाइम्स x3 plus 0 times s1 minus 1 times s2 plus 0 times a1 plus 1 times a2 is equal to 2. ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग z रो का कैलकुलेशन किया, जिसमें सबसे नेगेटिव वैल्यू -2 है जो x1 के कॉलम में है। की कॉलम x1 की रो कैलकुलेशन 2 divided by 3 equals to by 3 की एलिमेंट 3, इसलिए a2 रिप्लेस होकर x1 बनेगा। फेज 1 सेकेंड सिंप्लेक्स टेबल अपडेट। न्यू बेसिक वेरिएबल्स a1 and x1। फर्स्ट रो वैल्यूज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 0 times x1 4 by 3 times x2 2 by 3 times x3 minus 1 times s1 minus 1 by 3 times s2 plus 1 times a1 plus 5 by 3 times a2 equals 5 by 3. Second row values after transformation 1 times x1 1 by 3 times x2 minus 1 by 3 times x3 plus 0 times s1 minus 1 by 3 times s2 plus 0 times a1 plus 1 by 3 times a2 equals to by 3. फिर से cj माइनस zj कैलकुलेट किया गया। सबसे नेगेटिव वैल्यू -4 by 3 है जो x2 के कॉलम में है। की कॉलम x2 की रो कैलकुलेशन 5 by 3 divided by 4 by 3 equals 5 by 4 की एलिमेंट 4 by 3
इसलिए A1 रिप्लेस होकर X2 बनेगा। फेज 1 थर्ड सिंप्लेक्स टेबल अपडेट। न्यू बेसिक वेरिएबल्स X2 and X1। फर्स्ट रो वैल्यूज आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन 0 times X1, 1 times X2, 1 by 2 times X3, minus 3 by 4 times S1, minus 1 by 4 times S2, plus 3 by 4 times A1, equals 5 by 4. Second row values after transformation. 1 times X1, 0 times X2, minus 1 by 2 times X3, plus 1 by 4 times S1, minus 1 by 4 times S2, plus 0 times A1, equals 1 by 4. अब Z रो का कैलकुलेशन किया गया, जिसमें सभी Cj माइनस Zj वैल्यूज 0 हो गई है। फेज 1 कंप्लीट हो गया। अब हम ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस करेंगे। फेज 2 ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब हम ओरिजिनल कोएफिशिएंट्स यूज करेंगे, जो है x1 का कोएफिशिएंट 10, x2 का कोएफिशिएंट 6, x3 का कोएफिशिएंट 2, s1 का कोएफिशिएंट 0, s2 का कोएफिशिएंट 0। न्यू Zj कैलकुलेशन। x1 का कंट्रीब्यूशन 10 टाइम्स 1 by 4, x2 का कंट्रीब्यूशन 6 टाइम्स 5 by 4, x3 का कंट्रीब्यूशन 2 टाइम्स 0, s1 का कंट्रीब्यूशन 0 टाइम्स एनी वैल्यू, s2 का कंट्रीब्यूशन 0 टाइम्स एनी वैल्यू। फाइनल ऑप्टिमल सोल्यूशन का वैल्यू 10 आया। ऑल Cj माइनस Zj वैल्यूज आर 0, सो सोल्यूशन ऑप्टिमल है। फाइनल आंसर ऑप्टिमल सोल्यूशन। x1 का फाइनल वैल्यू है 1 by 4, x2 का फाइनल वैल्यू है 5 by 4। ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ Z equals 10। स्पेशल केसेस इन द सिंप्लेक्स मेथड। जब हम लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP सॉल्व करते हैं, तो कुछ स्पेशल सिचुएशंस आ सकती है। फर्स्ट अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस, जब एक से ज्यादा बेस्ट सॉल्यूशंस मिलते हैं। सेकंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन, जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इन्फिनिट होता है। थर्ड इनफीजिबिलिटी सॉल्यूशन, जब कोई फीजिबल सॉल्यूशन ही नहीं होता। फोर्थ डिजेनरेसी, जब मल्टीपल इटरेशंस के बाद भी सेम सॉल्यूशन रिपीट होता है। अब हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक अल्टरनेटिव ऑप्टिमम सॉल्यूशंस। कभी कभी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता। इसका मतलब है कि मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल की कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। बेसिक वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज 0 होती है। नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यूज 0 हो सकती है या नहीं भी। एट लीस्ट एक नॉन बेसिक वेरिएबल 0 होता है। एक से ज्यादा ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू सेम रहता है हर सॉल्यूशन के लिए। एग्जाम्पल अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। कंसिडर करें एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। Maximize Z 3 times X1 plus 2 times X2. Constraints given है। First constraint X1 plus X2 is less than or equal to 5. Second constraint 3 times X1 plus 2 times X2 is less than or equal to 14. Third constraint X1 minus X2 is less than or equal to 3. Non-negativity condition x1 and x2 greater than or equal to 0. First simplex table. Basic variables and solution values. x1 is equal to 4. x2 is equal to 1. Slack variable s1 is equal to 6. Objective function z is equal to 14. Net evaluation row Cj minus Zj. Values are -2, 0, 0, 0, -1.
एनालिसिस ऑफ द टेबल। यहां स्लैक वेरिएबल S2 का रिलेटिव प्रॉफिट 0 है। इसका मतलब है कि अगर हम S2 को बेसिक वेरिएबल बनाएं तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू सेम रहेगा। सेकंड सिंप्लेक्स टेबल, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब एक और फीजिबल सॉल्यूशन मिल सकता है। न्यू x1 इज इक्वल टू 2, न्यू x2 इज इक्वल टू 7, न्यू z वैल्यू रिमेन्स 14। कंक्लूजन, ये प्रॉब्लम मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अलाउ करता है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन z का वैल्यू दोनों केसेस में 14 ही है। कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि अल्टरनेटिव ऑप्टिमल सॉल्यूशंस पॉसिबल है। अनबाउंडेड सॉल्यूशन इन द सिंप्लेक्स मेथड। जब किसी लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी में कोई कॉन्स्ट्रेंट सॉल्यूशन को लिमिट नहीं करता है तो डिसीजन वेरिएबल्स बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के इंडेफिनेटली बढ़ सकते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के दौरान किसी वेरिएबल की वैल्यू इन्फिनिटी तक बढ़ सकती है बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। ऐसे केसेस ज्यादातर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में देखने को मिलते हैं। अनबाउंडेड सॉल्यूशन टैब होता है जब सिंप्लेक्स मेथड के इटरेशन स्टेज पर मिनिमम रेशियो टेस्ट के सभी वैल्यूज नेगेटिव या इन्फिनिट होते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी बेसिक वेरिएबल पाइवोट कॉलम के बेसिस पर रिप्लेस नहीं हो सकता और सॉल्यूशन इन्फिनिटी तक जा सकता है। एग्जाम्पल, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। मैक्सिमाइज z5 टाइम्स x1 प्लस 6 टाइम्स x2 प्लस x3 subject to constraints 9 times x1 plus 3 times x2 minus 2 times x3 is less than or equal to 5. 4 times x1 plus 2 times x2 minus x3 is less than or equal to 2. x1 minus 4 times x2 plus x3 is less than or equal to 3. x1, x2, x3 are greater than or equal to 0. Introducing slack variables S1, S2, and S3, we rewrite the problem in standard form. Maximize Z5 times x1 plus 6 times x2 plus x3 plus 0 times S1 plus 0 times S2 plus 0 times S3. Subject to constraints 9 times x1 plus 3 times x2 minus 2 times x3 plus S1 equals 5. 4 times x1 plus 2 times x2 minus x3 plus s2 equals 2. x1 minus 4 times x2 plus x3 plus s3 equals 3. x1, x2, x3, s1, s2, s3 are greater than or equal to 0. First simplex table. Basic variables solution values x1, x2, x3, s1, s2, s3 min ratio. S1593 minus 2100. S224 minus 1010. S331 minus 41001. CJZJ minus 704000. Second simplex table. Basic variables solution values x1, x2, x3, s1, s2, s3 min ratio. x2 to 11010. x1 to 1201000. S331 minus 41001. CJZJ 7 minus 14103. Conclusion. सिंप्लेक्स टेबल से देखा जा सकता है कि CJZJ रो में एक पॉजिटिव वैल्यू है जो बताता है कि सॉल्यूशन अभी भी ऑप्टिमल नहीं है। इसके हिसाब से x1 को एंटरिंग वेरिएबल सिलेक्ट किया जाता है और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को पाइवोट कॉलम माना जाता है। लेकिन जब रिप्लेसमेंट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है तो सभी रेशियोज नेगेटिव आते हैं। इसका मतलब है कि x1 की वैल्यू इंडेफिनेटली बढ़ सकती है बिना किसी बेसिक वेरिएबल को जीरो करे बिना।
इसका नतीजा ये है कि गिवन सोल्यूशन अनबाउंडेड है। इनफीजिबल सोल्यूशन इन द सिंप्लेक्स मेथड। कोई भी सोल्यूशन फीजिबल टैब माना जाता है जब सभी कॉन्स्ट्रेंट्स और नॉन नेगेटिविटी कंडीशंस सैटिस्फाई होती है। लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में कई बार कॉन्स्ट्रेंट्स इनकॉन्सिस्टेंट हो सकती है, जिसमें किसी भी फीजिबल सोल्यूशन का एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर सिंप्लेक्स मेथड के ऑप्टिमल स्टेज पर एक आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में बना रहता है तो ये इनफीजिबिलिटी को दिखता है। इसका मतलब है कि गिवन लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी का कोई फीजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल, इनफीजिबल सोल्यूशन। दिए गए इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल से ओरिजिनल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। बेसिक वेरिएबल्स सोल्यूशन वैल्यूज x1 x2 s1 s2 आर्टिफिशियल 1 आर्टिफिशियल 2 आर्टिफिशियल 1 27 3 1 0 1 0 s1 38 5 0 1 0 0 आर्टिफिशियल 2 18 3 3 0 0 0 1 CJ ZJ 15 प्लस 10 M 25 प्लस 8 M 0 0 MM। ओरिजिनल प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। Maximize Z 15 times x1 plus 25 times x2 plus 0 times s1 plus 0 times s2 minus m times artificial 1 minus m times artificial 2. Subject to constraints. 7 times x1 plus 3 times x2 plus s1 plus artificial 1 equals 20. 8 times x1 plus 5 times x2 plus s2 equals 30. 3 times x1 plus 3 times x2 plus artificial 2 equals 18. x1, x2, s1, s2, artificial 1, artificial 2 are greater than or equal to 0. Final simplex table. Basic variables solution values x1, x2, s1, s2 artificial 1 artificial 2. x1 15 1 6 1 0 0 0. x2 25 0 8 0 1 0 0. Artificial 2 18 3 3 0 0 0 1. CJ ZJ 0 0 0 0 MM। Conclusion। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल में नेट इवैल्यूएशन रो CJ ZJ में कोई भी पॉजिटिव एंट्री नहीं है। इसका मतलब इटरेशन प्रोसेस यहां टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल बेसिस में बना रहता है, जो ये बताता है कि प्रॉब्लम इनफीजिबल है और कोई फीजिबल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। डिजेनरेसी इन द सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड से लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी सॉल्व करते वक्त डिजेनरेसी का समस्या तब आता है जब टाई होता है दो या उससे ज्यादा बेसिक वेरिएबल्स के बीच बेसिस से बाहर जाने के लिए। ये तब होता है जब सोल्यूशन कॉलम में एक या ज्यादा बेसिक वेरिएबल्स का वैल्यू 0 हो या फिर मिनिमम रेशियो का सिलेक्शन यूनिक ना हो। डिजेनरेसी इटरेशन के दौरान भी हो सकती है जब मिनिमम रेशियो का टाई होता है। ऐसे केसेस में सिलेक्शन आर्बिट्रेरीली किया जाता है, लेकिन कुछ रूल्स फॉलो करने से ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचने के इटरेशंस कम किए जा सकते हैं। रूल्स टू रिजॉल्व डिजेनरेसी। डिजेनरेसी डिटेक्ट करें और स्लैक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर्स से डिवाइड करें कि कॉलम में लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में। लेफ्ट से राइट कंपेयर करें और जिस रो का स्मॉलेस्ट रेशियो हो उसको की रो मान लें। अगर टाई स्लैक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल के बीच हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्रेफरेंस दी जाए। एग्जाम्पल, डिजेनरेसी इन सिंप्लेक्स मेथड। दिए गए सिस्टम का सोल्यूशन ढूंढना है। मैक्सिमाइज Z 5 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2। Subject to constraints. x1 plus x2 is less than or equal to 2. 5 times x1 plus 2 times x2 is less than or equal to 10. Minus 2 times x1 minus 8 times x2 is greater than or equal to minus 12.
x1, x2 आर ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। कॉन्स्ट्रेंट 3 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि RHS पॉजिटिव हो। मैक्सिमाइज Z5 टाइम्स x1 प्लस 3 टाइम्स x2। सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस s1 इक्वल्स टू 5 टाइम्स x1 प्लस 2 टाइम्स x2 प्लस s2 इक्वल्स 10। 2 टाइम्स x1 प्लस 8 टाइम्स x2 प्लस s3 इक्वल्स 12। x1, x2, s1, s2, s3 are greater than or equal to 0. Initial simplex table. Basic variables solution values x1, x2, s1, s2, s3 minimum ratio. S1 to 111,002. S2 10,5 to 0,102. S3 12 to 8,0016. CJ 53000। मिनिमम रेशियो कॉलम मीटाए है बिटवीन S1 एंड S2। रिजॉल्विंग डिजेनरेसी। हम स्लैक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को की कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव वैल्यूज से डिवाइड करते हैं। स्लैक वेरिएबल्स S1 की कॉलम, S2 की कॉलम, S3 की कॉलम। S1 1/5 1/2 1/2। S2 1/5 1/2 1/2। S3 1/2 1/8 1/6। सबसे छोटी नॉन नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करने पर की रो S1 बनता है। फाइनल सिंप्लेक्स टेबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बेसिक वेरिएबल्स सॉल्यूशन वैल्यूज x1 x2 s1 s2 s3। x1 51002 -1। x2 10011010। S3 120001 -11। CJ ZJ 00000। सभी CJ ZJ वैल्यूज 0 हो गई है, इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है। मैक्सिमम Z 100/9। x1 14/9, x2 10/9, s1 -2/3। ड्यूअलिटी और डुअल प्रॉब्लम्स लिनियर प्रोग्रामिंग में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हर मैक्सिमाइजेशन ALPP का एक रिलेटेड मिनिमाइजेशन ALPP होता है। इसमें सेम डेटा यूज होता है और क्लोजली रिलेटेड ऑप्टिमल सॉल्यूशंस मिलते हैं। ओरिजिनल प्रॉब्लम को प्राइमल कहते हैं और इसे रिलेटेड प्रॉब्लम डुअल प्रॉब्लम होती है। दोनों प्रॉब्लम्स एक दूसरे का मिरर इमेज जैसे होते हैं। डुअल प्रॉब्लम का डुअल वापस प्राइमल प्रॉब्लम हाई होता है। अगर प्राइमल और डुअल प्रॉब्लम्स फीजिबल सॉल्यूशंस रखते हैं तो दोनों के ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब होता है मैक्स Z बराबर मिन W। इस रूल को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ड्यूअलिटी कहते हैं। अगर एक मिनिमाइजेशन ALPP दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है Z बराबर C1x1 प्लस C2x2 प्लस C3x3। कॉन्स्ट्रेंट्स दिए गए हैं a 11x1 plus a 12x2 plus a 13x3 greater than or equal to b1। a 21x1 plus a 22x2 plus a 23x3 greater than or equal to b2। और x1, x2, x3 greater than or equal to 0 है। इस मिनिमाइजेशन ALPP से डुअल प्रॉब्लम कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैट्रिक्स A लिखते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स दिए गए हैं। फिर मैट्रिक्स A का ट्रांसपोज लेते हैं जिसे अ ट्रांसपोज कहते हैं। इसे डुअल प्रॉब्लम मिलता है जो मैक्सिमाइज होता है। मैक्सिमाइज W बराबर B1 Y1 प्लस B2 Y2। इसके कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं a 11y1 plus a 21y2 less than or equal to C1। a 12y1 plus a 22y2 less than or equal to C2। और y1 और y2 greater than or equal to 0 होते हैं।
अब इस मैक्सिमम एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। ड्यूअलिटी का मतलब है कि हर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का एक कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जिसे डुअल प्रॉब्लम कहते हैं। अगर एक प्रॉब्लम का मिनिमम सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो डुअल प्रॉब्लम का भी एक मैक्सिमम सॉल्यूशन होगा। एग्जाम्पल 5। एक प्रॉब्लम दी गई है। मिनिमाइज z इक्वल्स 3x1 प्लस 2x2। कंडीशंस 4x1 plus 2x2 is greater than or equal to 6. 4x1 plus 6x2 is greater than or equal to 5. x1 and x2 are greater than or equal to 0. Step 1 Converting to dual problem. पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, FIR उसका ट्रांसपोज लेके डुअल प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। Maximize W equals 6y1 plus 5y2. Conditions 4y1 plus 4y2 is less than or equal to 3. 2y1 plus 6y2 is less than or equal to 2. y1 and y2 are greater than or equal to 0. Step 2 Solving using simplex method. First, we create a simplex table. लास्ट रो में स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करते हैं और अस कॉलम को की कॉलम कहते हैं। रेशियो कैलकुलेट करते हैं और जो रो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो देती है उससे की रो कहते हैं। की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन को पाइवोट एलिमेंट कहते हैं। रो ऑपरेशंस का उसे करके एक न्यू सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस टैब तक रिपीट होती है जब तक लास्ट रो में कोई नेगेटिव वैल्यू ना बचे। फाइनल स्टेप पर W का मैक्सिमम वैल्यू 6 आता है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, Z का मिनिमम वैल्यू भी 6 होता है when x1 equals to and x2 equals 0. Example 6 Dual problem and solution using simplex method. Given problem. Minimize z equals to x1 plus 5x2 plus x3. Conditions 9x1 plus 2x2 plus 4x3 is greater than or equal to 6. 6x1 plus 3x2 minus 2x3 is greater than or equal to 8. x1, x2 and x3 are greater than or equal to 0. Step 1 Converting to dual problem. पहले मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, FIR उसका ट्रांसपोज लेके डुअल प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं। मैक्सिमाइज W इक्वल्स 6y1 plus 8y2। कंडीशंस 9y1 plus 6y2 is less than or equal to 2. 2y1 plus 3y2 is less than or equal to 5. 4y1 minus 2y2 is less than or equal to 1. y1 and y2 are greater than or equal to 0. Step 2 Solving using simplex method. First, we create a simplex table. लास्ट रो में स्मॉलेस्ट नेगेटिव वैल्यू चूज करते हैं और अस कॉलम को की कॉलम कहते हैं। रेशियो कैलकुलेट करते हैं और जो रो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो देती है उससे की रो कहते हैं। की रो और की कॉलम के इंटरसेक्शन को पाइवोट एलिमेंट कहते हैं। रो ऑपरेशंस का उसे करके एक न्यू सिंप्लेक्स टेबल फॉर्म करते हैं। ये प्रोसेस टैब तक रिपीट होती है जब तक लास्ट रो में कोई नेगेटिव वैल्यू ना बचे। फाइनल स्टेप पर W का मैक्सिमम वैल्यू 8 आता है। बाय द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, Z का मिनिमम वैल्यू भी 8 होता है when x1 equals 1/3, x2 equals 0 and x3 equals 0. Sensitivity analysis. Introduction. Linear programming problem LPP में सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन के साथ पैरामीटर्स के चेंजेस का इम्पैक्ट स्टडी करना।
जब किसी एलपी मॉडल के पैरामीटर्स चेंज होते हैं तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये जानने के लिए सेंसिटिविटी एनालिसिस किया जाता है। अगर एलपी प्रॉब्लम के पैरामीटर्स चेंज हो जाए तो पूरा प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। सेंसिटिविटी एनालिसिस से एक रेंज पता चलती है जिसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन अनचेंज्ड रहता है। ये प्रोसेस पोस्ट ऑप्टिमैलिटी एनालिसिस भी कहलाता है क्योंकि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलने के बाद किया जाता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के इफेक्ट्स ऑन एलपी मॉडल। सेंसिटिविटी एनालिसिस के दौरान 5 तरह के चेंजेस ओरिजिनल एलपी मॉडल में एनालाइज किए जा सकते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के कोएफिशिएंट्स, कॉस्ट या प्रॉफिट पर यूनिट में चेंज। कॉन्स्ट्रेंट्स के राइट हैंड साइड, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी में चेंज। डिसीजन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स, रिसोर्सेज कंजम्पशन पर यूनिट में चेंज। नया वेरिएबल ऐड करना, नया कॉन्स्ट्रेंट ऐड करना। ग्राफिकल अप्रोच टू सेंसिटिविटी एनालिसिस। ग्राफिकल मेथड का यूज एलपी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, मैक्सिमाइज Z40x1 प्लस 35x2 प्रॉफिट। कंडीशंस, 2x1 प्लस 3x2 is less than or equal to 60, raw material constraint. 4x1 plus 3x2 is less than or equal to 96, labor hours constraint. x1 and x2 are greater than or equal to 0. यहाँ x1 का मतलब है प्रोडक्ट A के यूनिट्स, x2 का मतलब है प्रोडक्ट B के यूनिट्स। ग्राफ में कॉन्स्ट्रेंट्स और आईएसओ प्रॉफिट लाइंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉइंट बी ऑप्टिमल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है जिसमें x1 इक्वल्स 18, x2 इक्वल्स 8, z का वैल्यू 1000 होता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस के चेंजेस। ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट्स में चेंज। अगर प्रोडक्ट ए का प्रॉफिट बढ़ जाए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सिर्फ प्रोडक्ट ए का प्रोडक्शन करना होगा। अगर प्रॉफिट कम हो जाए तो सिर्फ प्रोडक्ट बी का प्रोडक्शन बेस्ट होगा। अब हमें ये डिटरमाइन करना है कि किस रेंज में प्रॉफिट चेंज होने से ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम रहेगा। अगर प्रॉफिट P1 का वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय 3 से कम होता है तो आईएसओ प्रॉफिट लाइन फ्लैटर हो जाएगी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा। अगर प्रॉफिट P1 का वैल्यू 140 डिवाइडेड बाय 3 से ज्यादा होता है तो आईएसओ प्रॉफिट लाइन स्टीपर हो जाएगी और ऑप्टिमल सॉल्यूशन नए लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर 70 डिवाइडेड बाय 3 से P1 का वैल्यू कम हो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन शिफ्ट हो जाएगा और नए पॉइंट पार चला जाएगा। अगर P1 का वैल्यू 140 डिवाइडेड बाय 3 से ज्यादा हो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉइंट सी पार चला जाएगा। अगर P1 का वैल्यू 70 डिवाइडेड बाय 3 और 140 डिवाइडेड बाय 3 के बीच में हो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम रहेगा और कंपनी प्रोडक्ट ए के 18 यूनिट्स और प्रोडक्ट बी के 8 यूनिट्स प्रोड्यूस करती रहेगी। चेंजेस इन राइट हैंड साइड RHS वैल्यूज ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स। RHS वैल्यू चेंजेस का इफेक्ट। ग्राफिकल मेथड से ये डिटरमाइन किया जा सकता है कि अगर किसी कॉन्स्ट्रेंट के राइट हैंड साइड RHS वैल्यू चेंज होती है तो क्या ऑप्टिमल सॉल्यूशन चेंज होगा या नहीं। सबसे पहले रॉ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट को कंसिडर करते हैं जिसमें बाय का वैल्यू 60 है। अगर बाय बढ़ता है तो कॉन्स्ट्रेंट लाइन ऊपर शिफ्ट होती है और अगर बाय कम होता है तो कॉन्स्ट्रेंट लाइन नीचे शिफ्ट होती है। अगर दो कॉन्स्ट्रेंट्स का इंटरसेक्शन फीजिबल रीजन में रहता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही इंटरसेक्शन पार मिलेगा। इफेक्ट ऑफ RHS इंक्रीज और डिक्रीज। अगर बाय का वैल्यू 96 से ज्यादा हो जाए तो करंट बेसिस पार ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जब बाय इक्वल्स 96 होता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट के होता है जिसमें x1 इक्वल्स 0,
x2 इक्वल्स 32। पूरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है। अगर y इक्वल्स 48 होता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट C होता है, जिसमें करंट बेसिस पार ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। रेंज फॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन। अगर 48 इज लेस देन y इज लेस देन 96 और सभी पैरामीटर्स अनचेंज्ड है तो ऑप्टिमल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और डिसीजन वेरिएबल्स के वैल्यूज चेंज हो सकते हैं। अगर 48 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन 60 तो ऑप्टिमल सोल्यूशन पॉइंट B से लाइन सेगमेंट BC पार शिफ्ट होगा। अगर 60 इज लेस देन y इज लेस देन 96 तो ऑप्टिमल सोल्यूशन पॉइंट B से लाइन सेगमेंट BK के किसी और पॉइंट पार शिफ्ट होगा। लेबर कॉन्स्ट्रेंट के इफेक्ट का एनालिसिस। दूसरे कॉन्स्ट्रेंट की RHS का करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन पार इफेक्ट भी सिमिलर अप्रोच से एनालाइज किया जा सकता है। अभी y इक्वल्स 96 है। अगर y बढ़ता है तो 96 से 120 तक करंट बेसिस ऑप्टिमल सोल्यूशन वैलिड रहेगा। अगर y कम होता है तो 60 तक करंट बेसिस ऑप्टिमल सोल्यूशन वैलिड रहेगा। मतलब ऑप्टिमैलिटी रेंज 60 से 120 तक है। डिसीजन वेरिएबल्स के वैल्यूज का कैलकुलेशन। अगर y चेंज होता है तो डिसीजन वेरिएबल्स x1 और x2 के वैल्यूज भी चेंज होंगे। गिवन इक्वेशंस 4x1 प्लस 3x2 इक्वल्स 96, 2x1 plus 3x2 equals 60 plus a. Solving for new values. x1 equals 18 minus a divided by 2. x2 equals 8 plus 2 divided by 3 times a. Example calculation. अगर raw material availability 72 kg हो जाए तो a equals 72 minus 60 equals 12. x1 equals 18 minus 12 divided by 2 equals 12. x2 equals 8 plus 2 divided by 3 times 12 equals 16. Total profit Z equals 1040. Similarly, अगर labor availability 96 plus A हो जाए तो x1 equals 18 plus A divided by 2. x2 equals 8 minus A divided by 3. अगर 90 आवर्स अवेलेबिलिटी हो तो A इक्वल्स -6, x1 इक्वल्स 15, x2 इक्वल्स 10 और Z इक्वल्स 950। शैडो प्राइस क्या होता है? शैडो प्राइस का मतलब होता है कि किसी एक रिसोर्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने या कम होने से प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर कॉन्स्ट्रेंट के राइट हैंड साइड RHS का वैल्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। अगर RHS का वैल्यू कम होता है तो प्रॉफिट भी गिर सकता है। ये सिर्फ तब तक वैलिड होता है जब तक करंट ऑप्टिमल सोल्यूशन चेंज ना हो। शैडो प्राइस फॉर रॉ मटेरियल कॉन्स्ट्रेंट। अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी 60 प्लस A kg हो तो x1 प्रोडक्ट A का वैल्यू होगा 18A2, x2 प्रोडक्ट B का वैल्यू होगा 8 प्लस 2 3। प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट फंक्शन 1000 प्लस 10 3। अगर A1 हो यानी 1 किलोग्राम रॉ मटेरियल बढ़ गया तो प्रॉफिट 10/3 से बढ़ जाएगा। शैडो प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल 10/3 पर kg। शैडो प्राइस फॉर लेबर आवर्स कॉन्स्ट्रेंट। अगर लेबर आवर्स 96 प्लस A हो तो x1 प्रोडक्ट A का वैल्यू होगा 18 प्लस A2, x2 प्रोडक्ट B का वैल्यू होगा 8 A3। प्रॉफिट कैलकुलेशन। प्रॉफिट फंक्शन 1000 प्लस 25 3। अगर A1 हो यानी 1 लेबर आवर बढ़ गया तो प्रॉफिट 25/3 से बढ़ जाएगा। शैडो प्राइस ऑफ लेबर 25/3 पर आवर। सिंप्लेक्स मेथड से सेंसिटिविटी एनालिसिस।
सिंप्लेक्स मेथड एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो लिनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है। सेंसिटिविटी एनालिसिस से पता चलता है कि किसी भी कॉन्स्ट्रेंट या वेरिएबल के चेंज होने पर सॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा। सिंप्लेक्स मेथड में क्या चेंजेस हो सकते हैं? न्यू वेरिएबल ऐड करना, किसी कॉन्स्ट्रेंट को हटाना, एग्जिस्टिंग कॉन्स्ट्रेंट्स या वेरिएबल्स को मॉडिफाई करना, एडिशन ऑफ अ न्यू वेरिएबल। अगर एक नया वेरिएबल ऐड होता है तो सॉल्यूशन दोबारा सॉल्व करना पड़ सकता है। नेट मार्जिनल प्रॉफिट मेथड से डिसाइड होता है कि नया वेरिएबल सॉल्यूशन को इफेक्ट करेगा या नहीं। नेट मार्जिनल प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन कोएफिशिएंट, टोटल मार्जिनल रिसोर्स कॉस्ट, शैडो प्राइस के बेसिस पे टोटल मार्जिनल कॉस्ट निकल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक नया कॉन्स्ट्रेंट ऐड होता है 2 times 1 plus 3 times 2 minus x 3 plus 2 times 4 plus 4 times 5 less than or equal to 5। अगर करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 3, x2 1, x3 7 इस कॉन्स्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और सॉल्यूशन सेम रहेगा। अगर राइट हैंड साइड का वैल्यू 1 होता 5 की जगह तो सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं होता। इस केस में डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज करना पड़ेगा नए सॉल्यूशन के लिए। रिवाइज्ड ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 3, x2 0, x3 9, x4 1। डिलीशन ऑफ अ वेरिएबल, अगर किसी वेरिएबल को डिलीट किया जाए तो अगर डिलीटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 है तो सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिलीटेड वेरिएबल का वैल्यू 0 नहीं है तो प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करनी पड़ेगी। जब एक नॉन ज़ीरो वेरिएबल डिलीट होता है तो नए सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू प्रॉफिट या तो सेम रहेगा या कम हो जाएगा। एडिशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, जब एक नया कॉन्स्ट्रेंट ऐड किया जाता है तो पहले चेक करना पड़ता है कि करंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेटिस्फाई होता है या नहीं। अगर सेटिस्फाई होता है तो प्रॉब्लम दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता तो न्यू ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलना पड़ता है यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। रूल, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू डिक्रीज होता है। मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, एडिशन ऑफ अ न्यू वेरिएबल given LPP, maximize Z3x1 plus 5x2 subject to x1 less than or equal to 4, 3 times 1 plus 2 times 2 less than or equal to 18, x1 x2 greater than or equal to 0। initial optimal solution x1 4, x2 1, maximum Z 45, adding new variable x3 with C3 7। अगर नया वेरिएबल x3 ऐड होता है तो सिंप्लेक्स टेबल चेक करते हैं। चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी, Z3 माइनस C3 माइनस 2 नेगेटिव वैल्यू ऑप्टिमैलिटी वायलेटेड। इसका मतलब है एक और इटरेशन करना पड़ेगा ताकि नए वेरिएबल का इफेक्ट समझा जा सके। फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 0, x2 5, x3 4, न्यू मैक्सिमम Z 53। अगर C3 का वैल्यू 3 होता 7 की जगह तो ऑप्टिमैलिटी मेंटेन रहता और कोई चेंज नहीं होता। एक बी, डिलीशन ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, किसी भी कॉन्स्ट्रेंट को डिलीट करने के दो टाइप्स होते हैं। बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट जो सॉल्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करता है, नॉन बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट जिसका कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर नॉन बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट डिलीट होता है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेम रहेगा। अगर बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट डिलीट होता है तो नया सॉल्यूशन निकलना पड़ेगा। रूल,
बाइंडिंग कॉन्स्ट्रेंट डिलीट होने से फीजिबल रीजन बढ़ा सकता है, जो बेटर ऑप्टिमल सोल्यूशन दे सकता है। स्लैक या सरप्लस वेरिएबल अगर 0 है तो कॉन्स्ट्रेंट बाइंडिंग है और डिलीट करने पर सोल्यूशन चेंज होगा। एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ डिलीटिंग अ कॉन्स्ट्रेंट। सपोज एक नया प्रोडक्ट बिग स्क्वर्ट्स ऐड होता है। प्रोडक्शन टाइम 5 मिनट्स पर डजन। प्लास्टिक रिक्वायरमेंट 3 पाउंड्स पर डजन। प्रॉफिट पर डजन 10। गिवन एलपीपी कॉन्स्ट्रेंट्स। Plastic constraint 2 times 1 plus x 2 plus 3 times 3 less than or equal to 1000. Production time constraint 3 times 1 plus 4 times 2 plus 5 times 3 less than or equal to 2400. Total units constraint x1 plus x2 plus x3 less than or equal to 700. Space constraint x1 minus x2 less than or equal to 350. Calculate net marginal profit. Shadow prices. Plastic 3 रुपए 40 पैसे. Time 40 पैसे. Total units 0. Space 0. Net marginal profit. Profit per dozen 3.403. 0.405 0100 10.20 प्लस 2 माइनस 2.20 नेगेटिव वैल्यू न्यू प्रोडक्ट इज नॉट प्रॉफिटेबल। अगर प्रॉफिट 15 रुपये होता तो नेट मार्जिनल प्रॉफिट 2 रुपीज एंड 80 पैसे होता और नए ऑप्टिमल सोल्यूशन में बिग स्क्वर्ट्स का प्रोडक्शन शामिल होता।